स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से आज करंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चल रही है जो खबरों में दिन रात फैलती चल रही है, उसी के मुद्दे के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम लोगों की जो मुद्दा दिखाई दे रही है करंट से रिलेटेड, वो मुद्दा आप देख रहे होंगे अग्निपथ योजना से संबंध रखती है। तो हम लोगों को इस योजना से संबंधित एक टीचर और स्टूडेंट और पढ़ाई के नजरिए से क्या क्या जानना है, इसी से संबंधित हम लोगों को बातचीत करना होगा। बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें इससे रिलेटेड करके हम लोगों को पढ़ना हम लोगों के भविष्य के लिए आवश्यक नहीं है। जैसा कि बहुत सारे चैनलों पे आप देखे होंगे, दुनियादारी की तमाम सारी बातों को लेकर के मास्टर हवाबाजी कर रहा है, नाम बना चुका है, पहले से बच्चे देख रहे हैं, उसका व्यूज बढ़ रहा हो तो कमा रहा है, लेकिन बच्चों का समय बर्बाद हो रहा है, ये बच्चे नहीं समझते। तो हम लोग ऑन द स्पॉट इस मुद्दों पे जानेंगे तो सारी बात है, लेकिन किस तरह से जानना है, क्या क्या परीक्षा में पूछे जाएंगे, इन सारी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से मेरा कहना ये होगा, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी लाइक नहीं किए होंगे, शेयर नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे लिए एक सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही लोगों की समस्या के समाधान है तो मैं मेहनत करता हूँ। जितनी पोटेंशियल मेरे पास होती है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आप लोगों के प्रति कार्यरत रहता हूँ। तो चलते हैं हम अपने मुद्दों पे। हम देखते हैं इस योजना, ये जो अग्निपथ योजना है, इससे संबंधित हम लोगों को क्या क्या बातें पढ़ना परीक्षा के नजर से बहुत ही आवश्यक है। तो इससे संबंध रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इस योजना की पृष्ठभूमि क्या है ये योजना, इसमें क्या क्या सरकार ने प्रावधान लेकर के आया है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। फिर इसकी विशेष बातें क्या है, इसकी विशेषता पे चर्चा करेंगे। क्या इस योजना को लाने का उद्देश्य सरकार का क्या था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि इस योजना में जो बातें आई हैं उससे हमारे सेना के जवानों को वेतन किस तरह से दिया जाएगा, भत्ता का प्रावधान है कि नहीं है, उस पर क्या विचार किया गया है। फिर इसमें देखेंगे कि ये योजना जो आई है ये हमारे सेनाओं के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कितना लाभदायक है। और लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि ये योजना हमारे राष्ट्र के लिए या हमारी सेनाओं के जवानों के लिए किस तरह से हानिकारक साबित हो रहा है या होता है। उन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के बाद हम आपको ये बताने वाले हैं कि अंततोगत्वा फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये योजना किस हद तक लाभदायक है या हानिकारक है, या सरकार को इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है। इन सारे मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो हम लेके चलते हैं आपको सबसे पहले योजना की पृष्ठभूमि पे। तो योजना की पृष्ठभूमि क्या है, योजना की पृष्ठभूमि यही है कि जो हमारे देश की 3 सेनाओं की नियुक्ति की जाती है, जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, इन तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी उपस्थिति में भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस अग्निपथ योजना की घोषणा किया था। इस अग्निपथ योजना की जो घोषणा हुआ है, याद रखिएगा, ये घोषणा किसके द्वारा हो रहा है, तो हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा हो रहा है। जो घोषणा हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जल, थल और वायु तीनों की सहमति के साथ हो रही है। जो अग्निपथ योजना है, इस योजना पे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2022 को इस पे अपनी मंजूरी दे दिया। और मंजूरी देते समय ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये तर्क दिया है कि हम जो है ये कौशलता के विकास को लेकर के एक तरह से इस पे आगे की नीतियों को लागू करने वाले हैं। इस योजना के तहत जो हमारे सेना के जवान चुने जाएंगे, उन सेना के चुने हुए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। ये बात आप बिल्कुल परीक्षा के नजर से याद रखिएगा। फिर आपको ये भी याद रखना है कि किसने मंजूरी दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है। फिर आपको याद रखना है कि किसने इसकी घोषणा किया था, रक्षा मंत्री ने किया था। फिर आपको ये याद रखना है मंजूरी जो मिला है वो कब मिला है। इतनी बातों को आपको पृष्ठभूमि से संबंधित याद करना है। इतनी बात आपके परीक्षा के नजर से जानना बहुत ही जरूरी है।
अब मैं बताता हूँ इस योजना का प्रावधान क्या किया गया है। तो इस योजना के प्रावधान के बारे में ये कहा गया है कि हर साल बताया गया 45,000 से लेके 50,000 सेना के जवानों को भर्ती कराया जाएगा, जो भर्ती हर साल कराई जाएंगे। यानी कि सरकार का कहना यह है कि मैं हर साल सेनाओं को लगभग 45 से 50,000 तक की भर्तियां को कराता रहूंगा। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि जो भी मैं भर्ती कराऊंगा, जो इसमें आएंगे लोग नियुक्त होकर के, जितने सेना के जवान आएंगे, उनका कार्यकाल जो होगा वो केवल 4 साल के लिए होगा। यानी कि जो कोई भी इसमें नियुक्त होके आता है वो ओनली 4 इयर्स के लिए ही वो आएगा, यानी 4 साल के बाद वो सेना का जवान सेवानिवृत्त हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में ये कहा गया है कि 4 साल के बाद भी सेना की उसी जवान को सेवानिवृत्त किया जाएगा जिनके अंदर बहुत ज्यादा कौशल क्षमता का अभाव होगा, क्योंकि सरकार का ऐसा कहना है कि मैं 4 साल के बाद बैच के केवल 25% सैनिकों को ही 75 वर्ष के अवधि तक सेवा का अवसर देंगे। इसका कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि मान लीजिए 100% सेना के जवानों को भर्ती किया गया है, तो इसके 75% सेना जो होंगी, 75% जो जवान होंगे, इनका कार्यकाल जो होगा वो केवल 4 वर्ष होगा। 4 वर्ष के बाद इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। और इसमें बचे हुए जो 25% सेना के जवान होंगे, इनके कार्यकाल को और बढ़ा करके 15 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। ऐसा कुछ प्रावधान इसमें दिया गया है। ये जो 25 वर्ष रखे जाएंगे, इनके अंदर कौशल क्षमता, कुशलता, ट्रांसपेरेंसी कह लीजिए या रिस्पांसिबिलिटी कह लीजिए, ऐसे तमाम सारे मुद्दों, तमाम सारी जिम्मेदारियों या तमाम सारे उनके कर्तव्य निष्ठा को देख करके या कोई भी पैमाना ऐसा देख करके सरकार इसके बारे में निर्धारित करेगी। लेकिन खुलेआम तौर पर सरकार अभी इसका कोई ऐलानी घोषणा नहीं कर रही है। इस जो प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान में अगर देखा जाए तो जो भर्ती होने वाले सैनिक लोग होंगे, उनकी आयु निर्धारित की गई है कि 17 वर्ष 5 या 17.5 वर्ष, यानी कि 17 वर्ष 6 माह से लेकर के 21 वर्ष तक का जो युवा होगा वही युवा सेना का जवान बन सकता है। यानी कि 21 वर्ष के बाद जो नौजवान हमारे होंगे वो हमारे नौजवान सेना के जवान नहीं हो सकते हैं। ये योजना, ये अग्निपथ योजना का दिया हुआ स्टेटमेंट है। ये तो रहा इस योजना का प्रावधान। अब हम देखते हैं इस योजना की क्या है विशेष एक बात है। तो इस योजना में ये कहा गया है कि यह जो योजना है, अग्निपथ जो योजना है, यह केवल अधिकारी वर्ग के नीचे के जवानों पर लागू होगा। अधिकारी वर्ग के नीचे के जवानों पर लागू होगा, इसका क्या मतलब है, जरा इसको हम लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। आप देखते होंगे कोई भी सेना का जो प्रमुख होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसमें कमीशन अधिकारी होते हैं, उस कमीशन अधिकारी से नीचे के जो वर्ग होंगे, जो सेना के जवान में रखे जाएंगे, उन्हीं लोगों के लिए ये योजना लागू हो रही है। कमीशन अधिकारी जैसे अधिकारियों के लिए ये योजना लागू नहीं होंगी। उन लोगों का यथावत प्रक्रिया, प्रारंभिक ही प्रक्रिया चलेगी, ऐसा प्रावधान है। इसके अलावा देखा जाए तो इस योजना का जो उद्देश्य निर्धारित किया है सरकार ने, उस सरकार का कहना यह है कि देशभक्त और प्रेरित युवाओं के जोश को, जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना यह है कि कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, इस उम्र के बच्चों के अंदर काफी जोश, जुनून और जज्बात होती है राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में। यानी कि राष्ट्र की सर्वांगीण विकास के लिए लहूलुहान होने वाले वो हमारे देश के वीर जवान, जिनके अंदर बहुत ही आक्रोश और बहुत ही जुनून होती है राष्ट्र के प्रति, ऐसा सरकार का कहना है। और यहाँ कुछ बायोलॉजिकल मेथड भी चलता है, क्योंकि आप देखेंगे तो थोड़ा जैसे व्यक्ति पारिवारिक तनाव से जुड़ता चला जाता है, पारिवारिक जिम्मेदारियों में जुड़ता चला जाता है, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर जो बायोलॉजिकल मेथड चलता है, या कह सकते हैं जो हार्मोन्स होते हैं वो नहीं सीक्रेट होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो कई ऐसी समस्याएं आती हैं,
उम्र के बाद व्यक्ति की थोड़ी काम करने की जो क्षमता होती है, लेकिन मैं ये बात सेना के जवानों के लिए नहीं कह सकता हूँ। जो मेरी सेना के जवान हैं निसंदेह वो पूजनीय होते हैं, चाहे किसी भी उम्र से वो गुजरते हों। सेना के जवान वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उम्र का मैं कोई बहुत ज्यादा उम्र की वरीयता नहीं देता। तो मैं यहाँ ये देखता हूँ इसके उद्देश्य में रखा गया है कि देशभक्त और प्रेरित युवाओं के जोश को जज्बे के साथ सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। और यहाँ ये भी बात कहा गया है कि सशस्त्र बलों में औसत आयु को कम करने का कुछ उद्देश्य सरकार को रखी गई है, क्योंकि पहले की जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया में लगभग 32 वर्ष की अवधि तक जाने के बाद सेना का जवान रिटायर होता था। तो ये प्रक्रिया अगर आ जाती है तो लगभग 6 से 7 वर्ष पहले ही वो रिटायर हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग 26 वर्ष की आयु तक जाते जाते सेना का जवान जो होगा वो रिटायर हो जाएगा। उसके बाद की क्या प्रक्रिया है जरा उस पे हम आपको लेके चलते हैं बातचीत करने के लिए। तो मैं अब आपको ये बताने चल रहा हूँ कि जो अग्निपथ योजना इसकी पृष्ठभूमि तो देख लिया हमने, इसका प्रावधान क्या क्या सरकार ने किया है ये देख लिया हमने। ये सारे सवाल के नजरिए से आप याद रखिएगा। वैसे अगला वीडियो मैं आपको लेके आऊंगा, उसमें केवल इस अग्निपथ योजना से संबद्ध रखने वाले परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट की घटनाएं किस तरह से एग्जामिनर उठाएगा, ऐसे मुद्दों पे मास्टर आपसे बातचीत करेगा। तो मैंने योजना की पृष्ठभूमि और प्रावधान की बात बताया, फिर इसकी विशेषता बता दिया, उद्देश्य बता दिया। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि जो ये योजना है अग्निपथ योजना है, इस योजना में भर्ती होने वाले हमारे सेनाओं को क्या वेतन मिलेगा या वेतन से संबंधित और क्या प्रावधान किया गया है। तो देखता हूं मैं इसके बाद की वेतन और उनके अन्य मुद्दों पे करते हैं बातचीत। इतनी बातों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ता हूं मैं आगे। अब हम लोग देखते हैं वेतन और सेवा निधि से संबंधित मुद्दे, हमारे सेना के जवानों को क्या क्या दिया जा रहा है इस योजना के तहत। तो वेतन और भत्ते की जहां तक वेतन और सेवा निधि की बात करें, यहाँ दो बात मैंने लिखा है, एक तो वेतन मिलेगा और एक उनको सेवा निधि दिया जाएगा। तो ये दोनों बातों को जरा हम लोगों को समझना, अभी डिटेल में मैं सारी बातों को समझा दे रहा हूँ आपको। वेतन से संबंधित जहां तक, पहले मैं वेतन से संबंधित बात कर रहा हूँ, वेतन से संबंधित जहां तक बात रह गई, वहां ये कहा है सरकार ने अपनी योजना के दौरान कि सेना जो होगी उस सेना को कैश इन हैंड हम 70% रुपया दे देंगे, जितना उसकी सैलरी बनेगा। अभी कितना बनता है मैं यहाँ बताता हूँ आपको। सरकार ने अपनी योजना में ये कहा है कि सेना को हम कैश इन हैंड 70% दे देंगे, यानी 100% का 70% हम सेना को दे देंगे और बचे हुए जो उसका 30% की धनराशि है उसको एक फंड में डाल देंगे, जिस फंड का नाम होगा सेवा निधि फंड। सेवा निधि फंड में उस जवान की 30% सैलरी को जमा कर दिया जाएगा और जैसे वो जवान जो होगा 30% सैलरी तो सेवा निधि फंड में जवान का दिया जा रहा है और 30% सरकार कह रही है कि हम भी 30% उसमें फंडिंग करते रहेंगे, यानी कि सहयोग के रूप में सरकार भी 30% उस सेवा निधि फंड में सरकार भी अनुदान करेगी या सहयोग करेगी। यानी कि कहने का कुल तात्पर्य यह है कि सेना का जितना ज्यादा सैलरी बनेगा उस सैलरी का 70% सैलरी वो अपने जेब में रखेगा और 30% सैलरी वो एक फंड में रख देगा। वो उसको तुरंत कैश इन हैंड नहीं मिलेगा। 30% जो रख रहा है सरकार कह रही है, 30% जो सेना फंड में रख रहा है उतना ही 30% हम भी उसी फंड में रख देंगे पैसा। और जैसे सेना सेवानिवृत्त हो जाएगा, यानी कि जिस दिन वो रिटायर होगा उस दिन ये 30% और ये 30% दोनों 60% पैसा को जोड़ के मैं उसको 11.7 लाख रुपया उसके हाथ में दे दूंगा। यानी कि जो सैलरी उसको 70% मिलेगी वो तो मिलेगी ही, जो 30% कट रही है वो सैलरी उसको दिया जाएगा, प्लस 30% सरकार भी उस फंड में रख रही है और ये जो 60% है वो टोटल 11.71 लाख रुपया बन जा रहे हैं। और ये 11.71 लाख रुपया जैसे सेना रिटायर होगा सेना को दे दिया जाएगा।
तो जो 11.7 लाख रुपया, इसमें 5,02,000 रुपया लगभग इस सेना का हो जाएगा धीरे धीरे 30% कटौती से इकट्ठा, और 5,02,000 सरकार बोली हम देंगे 30%, तो ये हो जाएंगे 10,04,000, और बाकी कुछ अन्य रिसोर्सेज के माध्यम से सरकार ने कहा है कि हम सेना को कुल मिला के 11.71 लाख रुपया देंगे जब वो सेवानिवृत्त होगा। सरकार का कहना यह है कि सेना को जो मैं 70% दे रहा हूँ, 30% काट रहा हूँ, उसकी जरा यहाँ चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। सरकार ये कह रही है कि सेना जो मेरे पास काम करेगा मात्र 4 साल के लिए, उसको पहले साल जब वो हमारे पास काम करेगा तो उसकी सैलरी मैं दूंगा 30,000 रुपए, और 30,000 का मैं 70% तुरंत उसके हाथ में दे दूंगा, यानी 21,000 रुपए तुरंत मैं उसको महीना खत्म हुआ कि उसको मैं दे दिया, और 9,000 रुपए जो बच रहे हैं ये 9,000 रुपए मैं सेवा निधि फंड में डाल दूंगा। फिर द्वितीय वर्ष की बात कह रहा है कि 33,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मैं सैलरी दूंगा उसको, लेकिन इस 33,000 का 70% मैं कैश इन हैंड करूंगा और 30% क्या करूंगा, सेवा निधि फंड में डाल दूंगा। यानी कि टोटल अपने सैलरी का 70% सेना पा रहा है और 30% वो कहाँ दे रहा है, सेवा निधि फंड में। फिर तृतीय वर्ष में सरकार ने बोली जैसे वो अपने ड्यूटी का तीसरा साल शुरू करेगा तो उसकी मासिक वेतन होगी 36,500 रुपए, जिसमें सरकार बोली है मैं 70% उसको दे दूंगा, बोल रही है मैं 25,580 दे दूंगा और 10,950 रुपए उसको सेवा निधि फंड में डाल दूंगा। फिर सरकार कह रही जैसे चौथा वर्ष वो अपना पूरा करता है, चौथा वर्ष जैसे पूरा करेगा सेना, तो चौथे वर्ष उसकी प्रति माह की सैलरी जो होगी 40,000 रुपए होंगी, और उस 40,000 का बोल रही है सरकार कि मैं 70% उस सेना को कैश इन हैंड कर देंगे, मीन्स 28,000 रुपए, और 30% कह रही है कि मैं सेवा निधि फंड में डाल दूंगा, मतलब 12,000 रुपए सेवा निधि फंड में चले जाएंगे। जो ये सेवा निधि फंड में पैसे जा रहे हैं टोटल जोड़ने के बाद सरकार कह रही है मैं ये 5,02,000 रुपए उसको दे दूंगा जब वो सेना सेवानिवृत्त होगा, और इतना ही मैं अपने पास से भी दूंगा। कुछ और रिसोर्सेज बता रही है सरकार, यानी कुल मिला के सेना को कह रही है 11.71 लाख रुपया सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाएगा। ये तो रहा सरकार का वेतन और सेवा निधि से संबंधित बात। इसके अलावा सरकार अपने योजना में अग्निपथ योजना के माध्यम से ये कह रही है कि मैं सेनाओं को आर्थिक पैकेज का भी प्रावधान करूंगा। वो आर्थिक पैकेज का जो प्रावधान होगा वो 2 मुद्दों पे काम करेगा। एक मुद्दा तो ये होगा उसके मृत्यु से संबंधित मुद्दे से जुड़ा हुआ होगा, और एक जो मुद्दा होगा उसके शरीर की विकलांगता अगर हो जाती है ड्यूटी के दौरान या सेवा के दौरान तो उससे जुड़ा हुआ होगा। जो सरकार कह रही है मृत्यु से जुड़ा हुआ जो होगा, मृत्यु क्षतिपूर्ति के रूप में सरकार ये कह रही है कि मैं सेना को 48 लाख रुपए यहाँ कह रही है गैर अंशदायी जीवन बीमा के रूप में दूंगा। यानी 48 लाख रुपए की सरकार पैकेज बना दे रही है अगर व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित आ रही है, उस सेना को मृत्यु से संबंधित कोई घटना घटित हो रही है तो। और कह रही है सरकार कि मैं ये तो करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा सरकार ये कह रही है कि अगर सेवा के दौरान उस सेना की मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु की स्थिति में मैं ये पैकेज तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ 44 लाख रुपए उसको अतिरिक्त अनुग्रह राशि के रूप में उसको दूंगा। सरकार ये कह रही है कि मान लीजिए सेवा के दौरान अगर किसी सेना का दुर्घटना हो जाता है किसी कारणवश और वो सेना काम करने के लायक नहीं हो पा रही है तो भी मैं उसको 4 साल बैठा करके सैलरी दूंगा। यानी सरकार का कहना ये है कि मान लीजिए कोई सेना 1 वर्ष या 2 वर्ष तक ड्यूटी किया और 2 वर्ष के बाद कोई भीषण दुर्घटना उसको ड्यूटी के दौरान ही हो गया, मीन्स सेवा के दौरान ही हो गया, और वो ड्यूटी करने के लायक अब सेना नहीं बचा है, तो बचे हुए जो 2 साल उसके हैं उस 2 साल की सैलरी सरकार उसे बैठा के देगी और ये पूरी की पूरी नियम उसके साथ लागू किए जाएंगे। सरकार अपने योजना में अग्निपथ योजना के माध्यम से ऐसा कुछ कह रहा है।
इसके अलावा सरकार कह रही है अगर विकलांगता की स्थिति आ जाती है सेना को ड्यूटी के दौरान ही मीन्स सेवा के दौरान अगर किसी सेना को विकलांगता की स्थिति आ जाती है तो ऐसी स्थिति में मैं एक कमीशन बैठाऊंगा जिसमें डॉक्टर होंगे और वो डॉक्टर क्या करेंगे, सेनाओं की विकलांगता की जांच करेंगे कि वो कितने % विकलांग हो चुकी है सेना। अगर वो सेना 100% विकलांगता की स्थिति में चली गई, डॉक्टर ने ऐसा रिपोर्ट दे रहा है, तो उस सेना को मैं 44 लाख रुपए अतिरिक्त दूंगा। और अगर वो सेना 75% विकलांगता की शिकार हो रही है तो उसको मैं 25 लाख रुपए दूंगा। और अगर वो सेना 50% विकलांगता की स्थिति में जा रही है तो सरकार कह रही है हम अपने इस योजना के माध्यम से उसको 15 लाख रुपए दूंगा। तो सरकार कुछ आर्थिक पैकेज के रूप में इस योजना के माध्यम से ये प्रावधान की है। इतने सारे प्रावधान को ये सारा मैं एग्जाम के नजरिए से आपको लिख रहा हूँ, कोई भी बात हवाबाजी की नहीं कर रहा। बहुत सारे मास्टर आप देखे होंगे YouTube चैनल पे या इधर उधर तमाम जगह पे वो बताने आ रहे हैं अग्निपथ योजना की, सुना रहे हैं रामलीला कहानी, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या दिन भर में 20 गो वीडियो बना कर YouTube पे डाल रहे हैं सब अग्निपथ अग्निपथ। अरे भैया क्या अग्निपथ में ऐसा पड़ा हुआ है कि तुम 50 गो वीडियो पे वीडियो झोंकते चले जा रहे। बच्चों का केवल और केवल समय बर्बाद कर रहे हैं सब, अपना तो व्यूज बढ़ा रहा है, वो पैसा कमा रहा है, लेकिन बच्चों का केवल और केवल समय गुमराह करके समय बर्बाद कर रहा है। अधिक से अधिक 2 से 3 वीडियो अब डाली, उसमें सारी बातों को कह के आगे की सिलेबस को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि लड़का का भविष्य भी न बर्बाद हो और करंट जैसे मुद्दों से बच्चा अपने राष्ट्र के बारे में अवगत भी होता चला जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। अब मैं इस योजना के बारे में आपको अगली बात ये बताता हूँ। मैंने वेतन और सेवा निधि के बारे में भी बता दिया। इसके पहले मैंने इसकी पृष्ठभूमि, विशेषता, उद्देश्य और प्रावधान जैसे मुद्दों पे बात किया था। वेतन सेवा जैसे मुद्दों पे बात कर चुका, आपसे आर्थिक पैकेज जैसे मुद्दों पे बात कर चुका। अब मैं बताता हूँ आपको कि सरकार के द्वारा लाई गई जो अग्निपथ योजना है ये कहाँ तक राष्ट्र के लिए लाभदायक साबित होगा और किन किन पहलुओं में ये समस्या उत्पन्न कर रही है या जटिलता का कारण बन रही है, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि देश में कई जगह पर सांप्रदायिकता का उदय हो चुका है। इस योजना से ही संबंध रखते हुए तो लोगों को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए। आक्रोश भावनाएं हो करके देश की संपत्ति को क्षतिग्रस्त करेंगे तो समझिए आप अपने ही घर की संपत्ति का क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र आपका घर है। आप राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझिए। गुस्सा अगर आपको सरकार से है, गुस्सा अगर आपको योजना से है, तो मंच पे खड़ा होकर सरकार से सवाल करिए, सरकार से जवाब लीजिए। इधर उधर की कोई भी बात अगर आप तोड़ फोड़ करते हैं, एक कोई और चीजें का प्रयोग करते हैं, हिंसक दंगा करते हैं, तो हमें लग रहा है कि ये राष्ट्र को कमजोर बना रहे हैं आप, और राष्ट्र ही आपका परिवार है समझिए, यानी आप खुद अपने परिवार को कमजोर बनाने पे तुले हुए हैं। तो हमें जहाँ तक कहना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर हम लोग चलते हैं इस योजना के अगली बातों को लेके बताता हूँ आपको कि सरकार की लाई गई ये योजनाएं कहाँ तक देश के लिए लाभदायक है और कहाँ तक ये समस्या का कारण बन रही है। तो इसका आप लोग लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट और बढ़ता हूँ मैं आगे। तो देखते हैं हम लोग योजना के लाभ क्या है। जो अग्निपथ योजना के बारे में हम लोगों ने अभी देखा, इसके लाभ पे जरा बातचीत करते हैं। तो जो ये अग्निपथ योजना है इसको याद रखिए, ऑल इंडिया ऑल क्लासेज भरती है। ऑल इंडिया ऑल क्लास का मतलब ये हुआ कि पूरे भारतवर्ष में और सभी समुदायों के लिए ये लागू होगा। यहाँ किसी भी प्रकार के जाति, धर्म, क्षेत्र, मजहब इत्यादि के आधार पर भेदभाव जैसी संकीर्ण भावना इसमें नहीं है। इसके अलावा देखा जाए तो ये क्या कह रहा है, भविष्य के लिए एक तैयार सैनिकों का निर्माण करेगा। जो अग्निपथ योजना से रिटायर लोग हो जाएंगे 4 साल के बाद, वो काफी कौशल क्षमता से दक्ष होंगे और सरकार का ऐसा मानना है कि वो अपनी कौशल क्षमता से दक्ष रहते हैं। अगर देश को किसी भी समय सेना की जरूरत पड़ती है
तो हमें उन सेनाओं को ट्रेनिंग नहीं दिलवाना पड़ेगा और वो सेना ऑलरेडी ट्रेनिंग दे करके तैनात हैं। हम उन्हें किसी भी समय राष्ट्र की एकता और अखंडता के हित के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का निर्माण करेगा। फिर इसमें ये कहा गया है कि 4 साल के बाद जब ये जो होंगे प्राप्त कौशल से सेनाएं जो होंगी वो दक्ष हो गई रहेंगी। इनकी सरकार का मानना ये है कि 4 साल तक सेना जब काम करता है तो काफी उसके अंदर रणनीतिक कौशल क्षमता, काफी ज्यादा पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तो जवाबदेहिता जैसी भावनाओं का जन्म हो जाता है और वो व्यक्ति अपने इस पहलू को ध्यान में रख के, इस पहलू और इस कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रख के किसी भी जगह पर रोजगार के साधन को उपलब्ध कर सकता है। ये इसके अलावा देखा जाए तो सरकार का ऐसा मानना है कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जो सेनाएं 4 साल के बाद रोजगार ले रही हैं तो रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है, प्लस 4 साल के बाद लोग हटेंगे तो 4 साल के बाद नई नई भर्ती प्रक्रिया आएंगी। तो सरकार का ऐसा कहना है कि रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ सरकार ये कह रही है कि जो हमारा अर्थव्यवस्था होगा, इस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा जरा समझिएगा। मैं इसके बाद वाला एक क्लास लेकर आऊंगा, जब पेपर सालों कराऊंगा तो उसमें कुछ डाटा के साथ आऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस योजना से, अग्निपथ योजना को लाने से और इसके न लाने के पहले वाली जो अभी वर्तमान प्रक्रिया चल रही है, इन दोनों में सबसे ज्यादा अंतर राजकोष का आ रहा है। यानी कि इस समय जो है सरकार का कहना है इस समय कि मेरे पास बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है सेनाओं के ऊपर, हम बहुत खर्च करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा निवेश कर दे रहे हैं, इसलिए हम निवेश से थोड़ा बचेंगे। सरकार का ऐसा मानना है। तो सरकार कह रही है कि अर्थव्यवस्था को इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हम जब पैसा कम खर्च करेंगे, हमारे पास तकनीकी सेना जब हो जाएंगी, जो सेनाएं होंगी, सरकार यहाँ देखिए लिखी भी है, कह भी रही है कि वर्तमान 32 वर्ष आयु में 6 से 7 वर्ष को घटा दे रही है, जो इससे 26 वर्ष तक निर्धारित जो की है उम्र सेनाओं की। जब 26 वर्ष के अंदर के लोग सेना में जाकर के कामकाज करेंगे तो सरकार का मानना है कि इससे आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार को इस योजना के तहत ये कहना है कि जो बच्चे आएंगे वो बच्चे लोग काफी कौशल होंगे, दक्ष होंगे और सरकार का मानना ये भी है कि ये बच्चे जो होंगे नए नए जमाने के जब आएंगे तो नई नई तकनीकियों से अवगत होंगे। और सीमा पे तकनीकियों की जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि नए नए तरह के हथियारों का आविष्कार हो रहा है। उन हथियारों को चलाने के लिए नए नए पीढ़ी के जब बच्चे जाएंगे तो काफी आधुनिकीकरण से परिचित रहते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दिलाने में ज्यादा समस्या नहीं होगी, ऐसा सरकार का मानना है। तो सरकार का इसके वजह से हमें कम पैसा खर्च करके हम ज्यादा काम जब ले रहे हैं, ज्यादा गुणवत्तापूर्ण काम को ले रहे हैं, ज्यादा तकनीकी और आधुनिकीकृत काम को ले रहे हैं, तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पे कम खर्च में ज्यादा आधुनिकीकरण, ज्यादा काम, यानी कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। और जब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा साहब, तो जाहिर सी बात है हमारे राष्ट्र की जीडीपी भी बढ़ेगी। जीडीपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने ये बता ही दिया आपको कि 6-7 वर्ष घटाई दिया गया है। फिर देश को जो फ्यूचर रेडी सेना मिलेंगी तैनात, यही बात है यहाँ मैंने लिख दिया है, यानी कि भविष्य के लिए तैयार सैनिकों का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे कुछ लाभ सरकार के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं कि अगर हम अग्निपथ योजना को लेके आते हैं तो हमारे देश को कुछ ऐसे पहलुओं पे लाभान्वित होगा हमारा राष्ट्र, यानी कि लाभदायक साबित होगा। लेकिन विरोधी दलों का मानना है कि अग्निपथ योजना को लाने से राष्ट्र को काफी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बावजूद इसके भले ही इतने लाभ क्यों ना हो, तो विरोधी दलों का कहना जो है, या सरकार के विपक्ष में अगर रह गई बात कहा जाए कि क्या इस योजना की कमियां होंगी, तो इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। योजना की जरा देखते हैं हानि क्या है। तो आप जानते हैं योजना 4 साल के लिए आ रही है। 4 साल तक जो लड़का काम करेगा भाई, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा, सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कह रही है। इसका मतलब 4 साल के बाद वो लड़का बेरोजगार हो जाएगा। जब वो लड़का 4 साल के बाद बेरोजगार हो जा रहा है तो उसको अतिरिक्त कोई रोजगार का बेहतर अवसर नहीं मिल पाएगा। आप खुद सोचिए, आपको मैं देश का प्रधानमंत्री बना दूं और देश के प्रधानमंत्री, आपको देश की जनता देश की प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन कुछ दिन बाद देश गद्दी से उतार के कहे
कि भैया आप यहाँ से चलिए और आपको मैं बना देता हूँ एक जिले का कलेक्टर। तो आपको शायद संदिग्ध लगेगा कि भैया अभी तक मेरे अंडर में जिले का कलेक्टर था, अब मैं खुद जिला का कलेक्टर बन के चल रहा हूँ। आप पढ़े होंगे इतिहास की क्लास में, लेके आऊँगा, बताऊंगा अकबर और बैरम खां के कुछ कहानी। बैरम खां को जब अकबर ने 3 प्रस्ताव दिया था तो उसने तीनों प्रस्ताव को हटा दिया था। कालपी और चंदेरी की सूबेदारी को भी उसने लात मार के सारे प्रस्ताव दोनों हटा करके उसने क्या किया, सीधे मक्का हज यात्रा को स्वीकार कर लिया। काम गुप्तचर भी नहीं रहेंगे और कालपी चंदेरी सूबेदारी दे रहे, मैं वो भी नहीं काम करने वाला, मुझे मक्का की यात्रा दे रहे, मैं वही करूंगा। क्योंकि मैं जब देश इस साम्राज्य का कभी मैं सर्वे सर्वा हुआ राजा के बाद, और अब मुझे उस साम्राज्य का गुप्तचर विभाग बनाएंगे, सूबेदार बनाएंगे, तो ये मुझे उचित नहीं लग रहा। तो कुछ ऐसा सेना सोच सकती है 4 साल के बाद सेना जब बेरोजगार होगी तो उसको रोजगार का कोई अवसर नहीं मिलेगा, और अगर कोई रोजगार का अवसर मिलता है तो जिस पोटेंशियल के साथ वो बॉर्डर पे रह के भारत की धरती को संरक्षित करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को संरक्षित करने के लिए वो कदम से कदम मिला करके वो जवान आगे बढ़ा है, उस जवान बेचारे को बाद में कोई छोटा काम देंगे तो शायद उसके निजता का भी हनन होगा, शायद उसके अधिकार का भी आप हनन करेंगे, ऐसा कुछ मानना है विरोधी दलों का। इसके अलावा देखा जाए तो केवल 6 माह का ट्रेनिंग अपर्याप्त है, क्योंकि सरकार का कहना यह है कि जो मैं 4 साल के लिए इसको नियुक्त करूंगा, इस 4 वर्ष में सरकार ये कर रही है कि मैं 6 माह ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, 6 माह ट्रेनिंग दिलवाऊंगा और 3.5 साल जो है, 3.5 वर्ष जो है वो व्यक्ति ड्यूटी करेगा। तो 6 माह की मात्र ट्रेनिंग पे आदमी 3.5 साल ड्यूटी कर रहा है। तो आप बताइए केवल 6 माह का जो ट्रेनिंग है वो केवल 6 माह का ट्रेनिंग अपर्याप्त है, क्योंकि सेना के जवानों को देखेंगे तो वो हर कदम पे सीखते रहते हैं, इतनी लंबी लंबी ट्रेनिंग होती है उन लोगों की, इतने हार्ड वर्क करते हैं सेना हमारे। तो उन सेनाओं को मात्र 6 माह की आप ट्रेनिंग दे करके भर्ती कर देंगे तो आप खुद बताइए वो सेना जो होंगे, वो सेना कैसे उस 6 माह की ट्रेनिंग प्रक्रिया को लेकर के आगे देश के हित के लिए बढ़ने जाएंगे। और फिर वो जब आकर घर बैठे ही जाएंगे तो उनके अंदर कुछ न कुछ तो कौशल क्षमता की समस्याएं आएंगी ही, क्योंकि वो उन चीजों से अपरिचित हो चुके रहेंगे। ऐसा कुछ विरोधी दलों का मानना है, ऐसा कुछ विपक्ष में सरकार के तर्क जा रहे हैं इस योजना को लेकर के। ये मत सोचिएगा मैं इन बातों को ये कर रहा हूँ, मैं एक मास्टर की हैसियत से आपको रूबरू बस करा रहा हूँ हर पक्ष के बारे में, ताकि आपको ये ना लगा कि आप कोई भी चीज को आप हर पहलुओं से समझिए। वास्तविक पढ़ाई का यही मतलब है ना। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, ज्ञान को लेने के बाद ज्ञान का दुरुपयोग मत करिए, जैसे कि वर्तमान समय में तमाम सारे इस योजना को लेकर के लोग अनैतिक काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होने वाली बात है, क्योंकि समझिए आप अपने परिवार की संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। फिर इसके अलावा देखा जाए तो सेनाओं में एकजुटता का अभाव होगा। क्यों सेनाओं में एकजुटता का अभाव होगा? तो आपको अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि 100% सेना रख के 75% क्या करेंगे, घर भेज देंगे, और 25% सेनाओं को क्या करेंगे, 15 वर्ष के लिए रखेंगे। तो ये बताइए जो 25% 15 वर्ष रहेगी और जो 75% घर जाएंगे, इन दोनों में हमेशा मतभेद बना रहेगा, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ ही दिन काम कर रहा है 4 साल और एक व्यक्ति 15 साल, तो ये दोनों में मतभेद हमेशा बना रहेगा। फिर देखा जाए अगर वर्तमान हालिया समस्याओं को ध्यान में रख के देखा जाए तो कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि देश हमारा पिछले 2 वर्षों से देखा जाए 2-3 वर्षों से संकटग्रस्त में चल रहा है, कोविड जैसे समस्याओं से ग्रसित था। तो उन समस्याओं की वजह से सरकार जो थी वो वैकेंसियां को नहीं निकाल पा रही थी। खैर इसमें सरकार की गलती तो नहीं थी, क्योंकि देश संकटग्रस्त में था, लेकिन सरकार की यहाँ गलती जरूर आ जा रही है कि मान लीजिए अगर 2 साल से वैकेंसी नहीं निकाले, कोई बात नहीं, देश समस्या में था, लेकिन जो व्यक्ति जो बच्चे थे 2 साल से जिनकी उम्र जो बीत चुकी है, अगर वो 23 साल के हो गए हैं तो उन्हें 21 साल में कैसे आप लाएंगे? उनके लिए भी कोई प्रावधान आपको करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे तो अपने आयु से चूक गए, तो ये भी योजना की एक समस्या का कारण बन सकता है। फिर 25% लोग जो 15 वर्ष सेवा देंगे, उनकी क्राइटेरिया नहीं निर्धारित की गई है कि कौन ऐसे लोग होंगे जो 25% निकाले जाएंगे, रखे जाएंगे, और कौन ऐसे लोग होंगे जो 75% निकाले जाएंगे। ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी संदिग्ध मामला में चल रहा है। सरकार बस कौशल क्षमता इत्यादि बातों को कह के रखा है, तो उसको जांच करने का कोई बहुत विशेष पैमाना नहीं है।
इसके अलावा देखा जाए तो इससे कुछ महत्वपूर्ण बात हम लोगों को ये देखना है इस योजना से कि जो भी उम्मीदवार होंगे उन उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया में कोई सरकार बदलाव नहीं किया। सरकार का कहना है कि जिस प्रक्रिया के तहत पहले भर्ती होता था वही प्रक्रिया रहेगा, उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। सरकार ये कह रही है कि मैं पेंशन नहीं दे पाऊंगा, सेना जब हमारे रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनको पेंशन जैसे प्रावधान नहीं रखा गया है। तो मैंने आपको पूरी बेसब्री के साथ अग्निपथ योजना के पृष्ठभूमि बता दिया, फिर उसके बाद मैंने उसके प्रावधान के बारे में बताया, उसकी विशेषता बताया, फिर मैंने उसके उद्देश्यों को बताया, फिर मैंने उससे रिलेटेड क्या वेतन दिया जाएगा, क्या भत्ता दिया जाएगा, और साथ ही साथ क्या आर्थिक पैकेज का प्रावधान है, और साथ ही साथ मैंने इसका लाभ और हानि भी बता दिया। और कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें लग रहा है इस अग्निपथ जैसी योजना पढ़ने वाले एक बच्चों को इससे ज्यादा इधर उधर की अगर बातें कोई मास्टर दिन भर में इसी टॉपिक को लेकर 20 बार वीडियो डाल रहा, लड़के का समय बर्बाद कर रहा, तो निस्संदेह वो मास्टर उस बच्चे के साथ, उसके भविष्य के साथ, अपने पैसा कमाने के जलवा के चक्कर में सिर्फ उसके भविष्य को बर्बाद कर रहा। इतनी बातें पर्याप्त है। कुछ बातें इसमें छुट्टी भी हो सकती है क्योंकि ये बड़ा प्रावधान है, सवाल भी। तो अगला वीडियो एक और मैं लेके आऊंगा जिसमें सवाल इससे रिलेटेड होंगे और कुछ डाटा को लेके आऊंगा जिसमें कुछ तथ्यों की बौछार किया जाएगा। तथ्य तो यहाँ भी थे। तो अगली वीडियो मेरी 2 वीडियो इस करंट से रिलेटेड रहेगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं लेके आऊंगा। अभी मैंने जितनी बातों को हम लोगों ने देखा, अगर निष्कर्षतः कुछ कहा जाए तो क्या कह सकते हैं, तो निष्कर्ष के रूप में या मूल्यांकन के रूप में या समाधान के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि सरकार जो भी योजना को लेके आई है, इस योजना में सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो देश की जनता है उनको समझना चाहिए कि सरकार कोई भी नीति योजना लेकर के आ रही है तो क्यों लेकर के आ रही है, पहले उसके जड़ तक जाना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार से बैठ के खुले तौर पे बात करना चाहिए, बिना बात किए ऐसे आप इधर उधर की बातों को सुन के बिना समझे अगर आप कदम उठा के राष्ट्र के अंदर कोई अवैतनिक गतिविधियों का पालन कर रहे हैं, तो जहां तक मेरा मानना है आप खुद अपने परिवार के साथ ही गड़बड़ी कर रहे हैं, अपने परिवार की संपत्ति के साथ ही अपने घर को ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र जो होता है हर भारतवासी का अपना परिवार है। तो आप राष्ट्र की संपत्ति को तहस नहस कर रहे हैं, इसका मतलब आप खुद स्वयं की संपत्ति को तहस नहस कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरे तर्क में ये कहा जा सकता है कि सरकार को भी अगर ऐसे कदम उठा रही है सरकार, तो इन पहलुओं को लाने से अगर देख रही है जनहित में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन लोगों की मनोभाव में चेंजेस नहीं आ पा रहा है, सरकार की नीतियों को समझने में वो असमर्थ हो पा रहे हैं, तो सरकार को चाहिए निस्संदेह कि खुले मंच पे सरकार इन समस्याओं में जो समस्याएं दिख रही, इन समस्याओं पे अपना तर्क दे, पुष्टि करे, ताकि राष्ट्र की जो जनता है वो राष्ट्र की जनता लोकतांत्रिक प्रणाली को समझते हुए सरकार को और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में, संरक्षित रखने में पूरा सहयोग और समर्थन करती रहे। और यही होना भी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में सरकार और जनता के बीच कुछ ऐसा समन्वय होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं अपने क्लास को यहाँ विराम देता हूँ और मिलते हैं हम आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरी वीडियो में। आप लोगों से मेरा बस एक अपील होगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे भी समाज की मुख्य धारा में एक जगह बनाने का अवसर दें, मेरा साथ और सहयोग दें, और आप लोगों के साथ और सहयोग का हम आभारी होंगे। तो लेता हूं मैं आपसे इजाजत और मिलता हूं अगली वीडियो में इसी टॉपिक के पर पूछे गए सवालों के मॉडलिंग के साथ। बाय, बेस्ट ऑफ लक।